Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are partition values, types of measures of dispersion and range. So moving on to our very first slide. देखिए वैसे तो हम dispersion chapter study करने वाले हैं. But to calculate the measures of dispersion, we need to know about the partition values first of all. तो क्या है ये partition values? देखिए पार्टीशन वैल्यूज जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है वो वैल्यूज है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा सेट को पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं. इसको हम फ्रैक्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं. फ्रैक्टाइल शब्द आया फ्रैक्शन से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो वैल्यूज जो किसी भी डाटा सेट या डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देंगी या पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी उनको पार्टीशन वैल्यूज या फ्रैक्टाइल्स बोला जाता है. सो हमने मीडियन के बारे में स्टडी किया था कि मीडियन जो है वो डाटा सेट को दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. मीडियन के बाद आता है टर्टाइल. टर्टाइल जो है वो किसी भी डाटा सेट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है. क्वार्टाइल जो है वो किसी भी डाटा सेट को फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है. सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए आगे क्वार्टाइल होगा डिस्पर्जन के मेजर्स को कैलकुलेट करने में. सो क्वार्टाइल जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करेगा. और अगर हम एक डाटा सेट को या डिस्ट्रीब्यूशन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पार्ट में 25% ऑफ द डाटा विल लाई. क्विंटाइल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को डाटा सेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट में 20% ऑफ द डाटा होता है. डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट में 10% ऑफ द डाटा होता है. परसेंटाइल या जिसको हम सिर्फ सेंटाइल भी बोल सकते हैं वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा सेट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट में 1% ऑफ द डाटा फॉल करता है. अब देखिए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम समझते हैं. सो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे हम फिलहाल के लिए कैलकुलेट करने के लिए. हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन के थ्रू पार्टीशन वैल्यूज निकालेंगे. सो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, कुछ रैंडम वैल्यूज दे रखी हैं जो कि ऑर्डर में अरेंज्ड है. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज अरेंज्ड हैं. अब इसमें देखते हैं बीच वाली वैल्यू कौन सी है. सो बीच की वैल्यू है 45. इसके अबव यानी कि इसके राइट हैंड साइड को भी 5 नंबर्स हैं और इसके बिलो यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 नंबर्स है. यानी कि ऊपर भी 50% डाटा है, नीचे भी 50% डाटा है. ये मिडिल नंबर है, मिडिल वैल्यू है. ये डाटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो 45 जो है वो क्या है, वो मीडियन है. देन क्वार्टाइल. क्वार्टाइल जो है वो वैल्यूज जो डाटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी. 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स होने चाहिए हैं, 3 क्वार्टाइल होने चाहिए हैं जो डाटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें. तो यहाँ पर आप देखिए वो 3 नंबर हैं 31, 45 एंड 58. अब आप देखो ये जो 4 पार्ट्स बने हैं हर किसी में दो दो नंबर फॉल करेंगे. ये देखिए 24 एंड 28, 32 एंड 36, 54 एंड 55, 60 एंड 63. 4 पार्ट्स हो गए, चारों में दो दो नंबर आ रहे हैं. ठीक है, और इनको पार्ट्स में डिवाइड करने वाले 3 क्वार्टाइल कौन से हैं. पहला क्वार्टाइल है 31, दूसरा क्वार्टाइल है 45, तीसरा क्वार्टाइल है 58. ये 3 वैल्यूज हैं, ये 3 नंबर्स हैं, या कह लीजिए ये 3 क्वार्टाइल्स हैं जो डाटा को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं. फिर देखिए ये जो 31 नंबर है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल या Q1 के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसके नीचे कितना डाटा है, इसके बिलो कितना डाटा है, 25%, सिर्फ 2 नंबर है. इसके ऊपर कितना डाटा है, इसके ऊपर रिमेनिंग 75% ऑफ द डाटा लाई कर रहा है. बीच वाला जो नंबर है वो मीडियन है और वही मिडिल क्वार्टाइल भी है, सेकेंड क्वार्टाइल. मीडियन और सेकेंड क्वार्टाइल सेम होता है. इसके ऊपर इसके नीचे दोनों तरफ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ 50% ऑफ द डाटा लाई कर रहा है. और ये जो 58 नंबर है ये थर्ड क्वार्टाइल या कह लीजिए अपर क्वार्टाइल है, Q3. इसके ऊपर 25% ऑफ द डाटा है अबव, सिर्फ 2 नंबर है. So 25% of the data above it and remaining 75% of the data is lying below it. इसके नीचे remaining 75% of the data है. जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है वो मिनिमम और मैक्सिमम है. 24 इज द मिनिमम नंबर, 63 इज द मैक्सिमम नंबर. अब ये तो बात हो गई क्वार्टाइल्स की. तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए वी हैव 3 नंबर्स, 3 क्वार्टाइल्स. अब ये जो बीच वाला नंबर है ये मीडियन भी है, ये सेकेंड क्वार्टाइल भी है.
ऐसे ही डिसाइल और परसेंटाइल की बात करते हैं। डिसाइल किसी भी डाटा सेट को 10 हिस्सों में बांटता है, 10 का आधा कितना हुआ 5, यानी कि जो फिफ्थ डिसाइल होगा वो भी मीडियन के बराबर होगा, क्योंकि ये भी डाटा सेट को 2 हिस्सों में बांटेगा। सो फिफ्थ डिसाइल वुड ऑल्सो बी इक्वल टू मीडियन, इसके भी ऊपर नीचे दोनों तरफ 50-50% डाटा होगा। ऐसे ही 50th परसेंटाइल, यहाँ पे डी डिसाइल को रिप्रेजेंट करता है, पी परसेंटाइल को रिप्रेजेंट करता है। 50 मतलब 50th परसेंटाइल। सो परसेंटाइल डाटा सेट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो 100 का आधा हुआ दैट इज 50, मींस जो 50th परसेंटाइल होगा उसके बिलो भी 50% डाटा होगा, उसके ऊपर भी 50% डाटा होगा। सो D5 इज इक्वल टू P50 इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन, मींस द मिडिल नंबर ऑफ द डाटा सेट। ये सब बराबर है। फिर देखिए नेक्स्ट थिंग, यहां पर हम कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है 35, इसके नीचे 25% ऑफ द डाटा है, और परसेंटाइल जो है वो डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 25th परसेंटाइल के नीचे भी क्या होगा, 25% ऑफ द डाटा होगा। 25th परसेंटाइल है तो उसके नीचे 25% डाटा होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल के नीचे भी 25% डाटा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू P25। फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू 25th परसेंटाइल। ऐसे ही जो थर्ड क्वार्टाइल है इसके ऊपर 25% ऑफ द डाटा है, इसके बिलो रिमेनिंग 75% ऑफ द डाटा है, तो ये 75th परसेंटाइल के बराबर होगा। 75th परसेंटाइल का मतलब है दैट 75% ऑफ द डाटा इज बिलो इट। सो थर्ड क्वार्टाइल में भी 75% ऑफ द डाटा इज बिलो इट, उसके ऊपर केवल 25% है। सो थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 75th परसेंटाइल। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंस्पेक्शन से चीज़ों का पता लगाया है। अब हम जो है प्रॉपर फॉर्मूलाज स्टडी करेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए न्यूमेरिकली फॉर्मूला वाइज कैसे हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक ही फॉर्मूला से आपको जो है सारे फॉर्मूलाज का अंदाज़ा लग जाएगा। देखो, जब हम मीडियन निकालते थे तो हम 2 से डिवाइड करते थे, क्यों? क्योंकि मीडियन जो है डाटा सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। जब क्वार्टाइल निकालेंगे तो क्योंकि क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिसाइल निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से करना है। 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2, Q3। n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं n+1 इंटू 1/4, एक ही बात है। मिडिल क्वार्टाइल मतलब सेकेंड क्वार्टाइल, तो यहां पे हो जाएगा n+1 इंटू 2/4। भाई 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो 1/4, और 2 क्यों आया? क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटू 2/4। अच्छा, 2/4 किसके बराबर हुआ? 1/2 के बराबर हुआ, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया n+1/2th आइटम। ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो n+1 इंटू 3/4। 4 हिस्सों में डिवाइड करता है इसीलिए 4 से डिवाइड किया, और जिस नंबर का क्वार्टाइल निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड क्वार्टाइल निकालना है इसीलिए इंटू 3। 4 हिस्सों में बांट रहा है इसीलिए डिवाइडेड बाय 4। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, आगे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना डिसाइल या परसेंटाइल के लिए। अब अगर आपको कोई बोलता है कि डिसाइल निकालो, तो आप सिंपली जो है क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, और जिस नंबर वाला डिसाइल निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से फॉर्मूलाज आगे फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको ये दे रखे हैं 8 नंबर्स, टोटल 8 नंबर से इवन नंबर सीरीज है। अच्छा, इसमें इवन और ऑड के लिए फॉर्मूला अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने मीडियन में पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला है, कॉमन रहेगा फॉर इवन एंड ऑड सीरीज। इवन नंबर से 8 नंबर से सबसे पहले तो ये ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इनको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 13, 16, 23, 26, 26, 35, 35 एंड 37, ये 8 नंबर असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब जो है Q1 निकालना है, n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। 8+1 that is 9 divided by 4th item. 9/4 is 2.25th term. अब ये कैसे निकाला जाए, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। जो सेकेंड टर्म है वो पूरा का पूरा एज इट इज ले लो 16। फिर क्या करना है, 2 से बड़ा क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म विच इज 23 माइनस सेकेंड टर्म विच इज 16, 23 माइनस 16, उसका 0.25 ले लेना है। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 17.75। नाउ कैलकुलेटिंग द सेकेंड क्वार्टाइल।
ठीक है, सो सेकेंड क्वार्टाइल n+1 डिवाइडेड बाय 2, so 8 plus 1 divided by 2 that is 9 by 2 equal to 4.5th item. So fourth term पूरा का पूरा as it is ले लो 16, फोर्थ टर्म, सॉरी मैंने ऊपर वाली सीरीज में देख लिया था, दिस इज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें से ही देखना है। और देखिए इसीलिए यहीं से ये चीज क्लियर है कि इसीलिए जरूरी भी है सीरीज को ऑर्डर में अरेंज करना। सो फोर्थ टर्म दैट इज 26, सो फोर्थ टर्म लिया हमने विच इज 26। नाउ फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, सो 26 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 0, और इसका कितना लेना है 0.5, 4.5 था इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 0.5, सो ऑब्वियसली एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 वुड बी 0, सो 26 प्लस 0 इज 26। ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, n+1 दैट इज 8 plus 1 into 3/4, so 9 into 3/4 is equal to 6.75th term, so sixth term ले लेंगे, sixth term में हमारा 35, अब 6 से बड़ा 7 तो seventh term minus sixth term 35 minus 35 into 0.75, so 35 minus 35 again it is 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 35 तो खाली 35 ही बचेगा। ये आ गया हमारा थर्ड क्वार्टाइल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये ऑड नंबर सीरीज है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूलाज चेंज नहीं होंगे इस केस में। तो देखिए टोटल ऑफ 7 नंबर्स आर देयर, सो लोअर क्वार्टाइल Q1 फाइंड करना है तो 7 plus 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, 7 plus 1 is 8, 8 by 4 is 2, सेकेंड आइटम विच इज 6। Q2 फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, so 7 plus 1 that is 8 divided by 2 that is fourth item, so fourth item is 8, and upper quartile Q3 n+1 into 3/4, so 7 plus 1 into 3/4, so 7 plus 1 that is 8, 8 divided by 4 is 2, 2 into 3 is 6, so sixth item that is 23। ये आ गया हमारा अपर क्वार्टाइल। सो इस तरीके से क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हम डिसाइल और परसेंटाइल भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या डाटा हमको दे रखा है, एक मशीन जो है वो हर एक मंथ में कितने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है उसका डाटा दे रखा है फॉर द लास्ट 24 मंथ्स। पिछले 24 महीनों में हर महीने इस मशीन ने कितने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किए हैं वो डाटा दे रखा है हमको, और ये ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले इसको ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। टोटल कितनी वैल्यूज है, 24 वैल्यूज आर देयर। अब जो है हम Q2 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सेकेंड क्वार्टाइल। सो n+1 मतलब 24 plus 1, और क्वार्टाइल है इसलिए 4 से डिवाइड किया, सेकेंड क्वार्टाइल था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सो ये 24 plus 1 25, 2/4 1/2 हो जाएगा, सो 25/2 कितना होगा, 25 का आधा, 12.5th ऑब्जर्वेशन। सो 12th टर्म ले लो सबसे पहले तो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26, ये है 12th टर्म, ये आ गया 12th टर्म। फिर 13th टर्म 29 माइनस 12th टर्म 26, सो 29 माइनस 26, और इसका कितना लेंगे 0.5, सो 0.5 इंटू 29 माइनस 26 दैट इज 3 का 0.5 यानी कि 3 का आधा 1.5, सो 26 प्लस 1.5 इज 27.50। अब हमें फिफ्थ डिसाइल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो n+1 24 plus 1 एज इट इज लिखेंगे। डिसाइल डिस्ट्रीब्यूशन को 10 हिस्सों में बांटता है इसीलिए 10 से डिवाइड करेंगे, और कौन से नंबर का डिसाइल फाइंड आउट करना है, फिफ्थ डिसाइल, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। सो 24 plus 1 is 25, 5/10 would be equal to 1/2, 25/2 is 12.5th observation. So again 12th term 26 as it is copy किया, 13th term 29 minus 12th term 26, so 29 minus 26 into 0.5, again it would be equal to 27.50। यहाँ पे भी सेम ही चीज आएगी, आगे भी सेम ही चीज आएगी। P50 कैलकुलेट करना है, 24 plus 1 n+1, ठीक है। P50 यानी कि
100 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है डाटा, यहाँ पर परसेंटाइल है, सो 100 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसीलिए 100 से डिवाइड किया। 50th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है इसीलिए इंटू 50, सो 50 बाई 100 इंटू 24 प्लस 1, 50 बाई 100 कितना हुआ, हाफ, 24 प्लस 1 25, 25 का हाफ, अगेन सेम थिंग 12.5th ऑब्जर्वेशन, वही सेम कैलकुलेशन निकल के आएगा, 12th टर्म प्लस 13th टर्म माइनस 12th टर्म इंटू 0.5, ये वही आ जाएगा 27.50। सारे के सारे सेम क्यों आए हैं, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल एंड 50th परसेंटाइल आर इक्वल, क्योंकि ये तीनों ही डाटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनके ऊपर भी 50% ऑफ द डाटा है, इनके नीचे भी 50% ऑफ द डाटा है, सो ऑल दीज 3 आर इक्वल। न्यूमेरिकली भी ये चीज प्रूव हो गई। मीडियन निकाले तो अब ये जो है इवन नंबर सीरीज है, तो मीडियन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, half of n by 2 24 by 2 plus n by 2 plus 1, that is 24 by 2 plus 1th observation. So 24 by 2 is 12th term, 24 by 2 is 12 plus 1, that is 13th observation. इसका एवरेज लेना है यानी कि 1 by 2 करना है। So 12th observation 26, 13th observation 29, 26 plus 29 डिवाइडेड बाय 2 अगेन इक्वल टू 27.50, ये सब मीडियन के बराबर है। सो Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल, 50th परसेंटाइल एंड मीडियन, ऑल दीज 4 आर इक्वल। और आई होप आपको ये सारी चीजें निकालने के लिए फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गए होंगे। जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो n+1 को, और जितने नंबर वाला डिसाइल या परसेंटाइल या क्वार्टाइल पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। देखो प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है वो सेम, मीडियन जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे वही रहेगा क्वार्टाइल को भी कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए एक्स वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर देखिए वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। सो n यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसीज है 543, सो 543 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, दैट इज 544 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 136th आइटम। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए, 136 कहाँ लाया करेगा, 136 इसमें लाया करेगा। इसके सामने करस्पॉन्डिंग एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 40, सो 40 जो है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हुआ। थर्ड क्वार्टाइल निकालें तो 3/4 इंटू n+1, सो 543 प्लस 1 इंटू 3/4, ये आया 408th आइटम। अब ये जो 408th आइटम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो कहाँ लाया करेगा, 408 इसमें लाया करेगा। इसके सामने x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 60, सो 60 ये हमारा जो है अपर क्वार्टाइल हो गया। और सेकेंड क्वार्टाइल अगर फाइंड आउट करें तो 2/4 इंटू n+1, दैट इज 543 प्लस 1, ये आएगा इज इक्वल टू 272th आइटम। अब 272 कहाँ लाया करेगा, इसमें। इसके सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की क्या है, 50, सो 50 वुड बी द सेकेंड क्वार्टाइल। अब सेकेंड क्वार्टाइल ही मीडियन भी होता है तो यही हमारा मीडियन भी है। अच्छा D5 कैलकुलेट करें, फिफ्थ डिसाइल, सो 5/10 इंटू n+1, so 544 into 5/10 equal to 272th आइटम, तो वही आ जाएगा 50। ऐसे ही 50th परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तो n+1 into 50/100, दैट इज 543 प्लस 1 इंटू 50/100 इक्वल टू 272th आइटम इक्वल टू 50। ये सब बराबर आए हैं। अगेन क्यों बराबर आए हैं, क्योंकि ये तीनों ही डाटा सेट को 50-50% दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सेम वैल्यूज आएंगी। आई होप इट इज क्लियर कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव फॉर द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, सेम मीडियन के केस में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वही यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। बस वहां पर हम n/2 लेते थे, जहां पर यहाँ पर हम वहीं पे n/4 लेंगे। अगर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो, डिसाइल निकाल रहे हैं तो n/10 ले लेंगे, परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो n/100 ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है Q1, ठीक है। सो Q1 n/4, n+1 नहीं लेना है, अब n/4 लेना है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में।
सो यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है, मीन्स n इज 80. So 80 divided by 4, that is 20th item. So first quartile Q1 is equal to, वही मीडियन वाला फॉर्मूला लगा हुआ, L लोअर लिमिट प्लस n by 2 होता था, मीडियन के केस में n by 2 होता था, यहाँ पे हो जाएगा n by 4 minus cumulative frequency of the previous class divided by frequency of the same class into h, that is width of class interval. फॉर्मूला बाकी का पूरा सेम रहेगा। सो अब आप देखिए 20th आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो, ये कहां पर लाए करेगा, ये लाए करेगा यहाँ पे। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्लास इंटरवल कौन सा, ये 20 to 40. सो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 20 प्लस n by 4 जो है वो कितना आया था 20 माइनस इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 18, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 22 इनटू व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 20 का गैप n में, सो इनटू 20 सॉल्व करेंगे इट वुड बी 21.82। ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल निकालना हो तो हम n by 4 नहीं बल्कि 3n by 4 लेंगे इस बार। तो वही है कि जिस नंबर का क्वार्टाइल निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ n by 4 को। सो n by 4 into 3, so 3 into 80 by 4 that is 60th item. अब 60 कहाँ पे लाए करेगा, इसमें लाए करेगा। इसके सामने वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 40, सो 40 प्लस 3n by 4 की वैल्यू 60 माइनस उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 40 डिवाइडेड बाय उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 25 into width of class interval which is 20. सॉल्व करेंगे it would be equal to 56. फिर देखिए नेक्स्ट इज सेकेंड डिसाइल। सेकेंड डिसाइल तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 into 2, सो n डिवाइडेड बाय 10 into 2, सो 2 into 80 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 by 10 दैट इज 8, 8 to the 16, 16th आइटम। अब 16th आइटम कहाँ लाए करेगा, फर्स्ट वाले में लाए करेगा। सो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 0, तो ये आ गया 0 प्लस 2n by 10 दैट इज 16 माइनस उससे पहले तो कोई क्लास इंटरवल है ही नहीं, तो जब उससे पहले कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 0 मान लेते हैं। सो माइनस 0, फिर उसी वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, सो डिवाइडेड बाय 18 इंटू 20, ये आ जाएगा सॉल्व करके 17.77। सो याद रखना अगर जो है मीडियन क्लास या क्वार्टाइल क्लास फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल निकल के आता है और उससे पहले वाले की कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली होगी नहीं, तो उसको 0 मान लेते हैं पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। It should be noted that if the quartile, decile, etc. lies in the first class, then the cumulative frequency of the preceding class shall be taken to be 0. उससे पहले वाली क्लास की cumulative frequency फिर हम 0 मान के सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए 90th परसेंटाइल, ठीक है। 90th परसेंटाइल का क्या मतलब है, 90n by 100th आइटम हमें फाइंड आउट करना है पहले। So 90 into n that is 80 divided by 100th item, this is equal to 72th item. ये कहाँ लाए करेगा, ये यहाँ लाए करेगा 75 में। लोअर क्लास लिमिट क्या होगी 60, so 60 plus 90 n by 100 that is 72 माइनस उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 65 डिवाइडेड बाय उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 into width of the class interval that is 20. सॉल्व करेंगे it would be equal to 74. सो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम मीडियन वाला ही रहेगा, फॉर्मूला में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। बस ये है कि मीडियन में n by 2 लेते थे, बाकी क्वार्टाइल में n by 4 लेंगे, डिसाइल में n by 10 लेंगे, परसेंटाइल में n by 100 लेंगे, और जिस नंबर वाला क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल फाइंड आउट करना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो 3n by 4 हो जाएगा, एट्थ डिसाइल फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 8n by 10। इस तरीके से सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
सो स्टार्टिंग विद डिस्पर्जन नाउ। देखिए, डिस्पर्जन को डिफाइन करने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है स्टैटिस्टिक्स में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इसमें दो बैट्समैन के स्कोर दे रखे हैं पिछले 10 मैच में। सो बैट्समैन ए का और बैट्समैन बी का स्कोर दे रखा है, ठीक है। दोनों का ही अगर मीन निकालें तो बैट्समैन ए के लास्ट 10 मैचेस का जो स्कोर है उसका मीन 53 आएगा, और बैट्समैन बी का भी लास्ट 10 मैचेस का जो स्कोर है उसका मीन भी 53 आएगा। तो इस हिसाब से क्योंकि मीन सेम है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों बैट्समैन की परफॉर्मेंस सेम है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? लुक एट द स्कोर्स। बैट्समैन बी का जो स्कोर है वो कितना है? 53 एक मैच में, दूसरे मैच में 46, फिर 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52। लोएस्ट उसका जो है कितना रहा है? 46। हाईएस्ट उसका कितना रहा है? 60। यानी कि 46 टू 60 की रेंज में उसका स्कोर घूम रहा है। जबकि जो बैट्समैन ए है इसका लोएस्ट स्कोर कितना है? 0। हाईएस्ट स्कोर कितना है? 117। इसके में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी तो 30 नंबर बनाता है, कभी जो है 91 का स्कोर, कभी 0 ही स्कोर बना के आउट हो जाता है, कभी 64, कभी 42, कभी 80, कभी 30, कभी 5 स्कोर बना के आउट हो जाता है, कभी 117, कभी 71। तो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों की परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो हमें जो है किसी भी डाटा सेट का मीन देख के हर चीज़ का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। हमें जो है साथ के साथ डिस्पर्जन देखना पड़ता है। डिस्पर्जन मतलब वेरिएबिलिटी, द स्प्रेड ऑफ डाटा, कि जो डाटा है उसमें फैलाव कितना है, स्प्रेड कितना है, वेरिएशन कितना है, डाटा कितना कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आप बी वाले के स्कोर्स देखोगे तो कंसिस्टेंट है भाई, वो हमेशा 40, 50, 60 की रेंज में स्कोर बना ही लेता है। लेकिन बैट्समैन ए का भरोसा नहीं, कभी तो 0 पे आउट हो जाएगा, कभी सेंचुरी मार देगा। अब लेट्स से डिसीजन लेना है टीम को कि नेक्स्ट मैच है उसमें बैट्समैन ए को भेजे या बैट्समैन बी को भेजे अपनी तरफ से बैटिंग करने। सो बेटर डिसीजन वुड बी टू सेंड बैट्समैन बी। भले दोनों का मीन स्कोर सेम है फिर भी बैट्समैन बी को भेजा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका पता है कि ये ऑन एन एवरेज 40 टू 60 के बीच में कुछ ना कुछ स्कोर तो मार के आएगा। लेकिन बैट्समैन ए का भरोसा नहीं है, मारने को सेंचुरी से ऊपर मार देगा और नहीं मारेगा तो 0 पे भी आउट हो सकता है। तो ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा रिलायबल प्लेयर कौन सा हुआ? बैट्समैन बी। बैट्समैन बी की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा कंसिस्टेंट है। अब आते हैं कि एग्जैक्टली डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है। डिस्पर्जन, जिसको आप वेरिएबिलिटी या स्कैटर्डनेस या स्प्रेड भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है डाटा सेट के जो आइटम्स है, जो वैल्यूज हैं, वो कितनी कंसिस्टेंट, कितनी क्लोज है, या उनमें कितना ज़्यादा स्प्रेड है, कितनी फैली हुई है, कितनी एक दूसरे से दूर है। द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड अराउंड एन एवरेज। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा था कि ये जो वैल्यूज है कितनी पास पास है या कितनी दूर दूर है। ये जो हमें मेजर करना होता है कि वैल्यूज कितनी पास है या कितनी दूर है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है मीन, कि जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, जो डाटा सेट की इंडिविजुअल वैल्यूज है वो उस मीन वैल्यूज के कितना आसपास घूम रही है। तो मीन है 53। बी वाला जो बैट्समैन है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो स्कोर्स है 53, 46, देखो सब 53 के आसपास घूमेंगे। 53, 46, 48, 50, अगेन 53, 53, 58, 60, 57, 52, 53 के आसपास घूम रहे हैं स्कोर्स। जबकि बैट्समैन ए का स्कोर 53 के आसपास नहीं घूम रहा है। कहाँ? तो 30, 91, 0, 64, तो ये 53 के आसपास नहीं घूम रहे हैं स्कोर्स। तो स्टैंडर्ड होता है मीन, फिर हमें ये देखना होता है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं डाटा सेट में वो मीन के आसपास घूम रही हैं कि नहीं, क्लस्टर कर रही हैं मीन के आसपास कि नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज या मीन तो सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि हमारे डाटा में स्प्रेड कितना है, हमारा डाटा जो है वो कितना रिलायबल है, कितना कंसिस्टेंट है। तो इसीलिए अब हम डिस्पर्जन का पता लगाते हैं। सो जितना कम डिस्पर्जन होगा, जितनी कम वेरिएबिलिटी होगी, डाटा उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिलायबल होगा। बैट्समैन बी के केस में डिस्पर्जन कम है, वैल्यूज़ में वेरिएबिलिटी कम है। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है मीन की 53, इसके आसपास घूम रही है, इसके आसपास रिवॉल्व कर रही है, तो वेरिएशन कम है, यानी कि ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा रिलायबिलिटी है। बैट्समैन बी को बेटर परफॉर्मर कहा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है,
बैट्समैन ए जो है उसके केस में जो वैल्यूज हैं, उसके जो स्कोर्स है वो 53 के आसपास क्लस्टर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी उतनी कम होगी। अगर जो है मैच अपने पीक पे है और बहुत ही क्रूशियल है कि कम से कम 40-50 का स्कोर किया जाए, तो उस टाइम पे इट वुड बी बेटर कि बैट्समैन बी को भेजा जाए, क्योंकि पता है कि ये ऑन एन एवरेज 40-50 का स्कोर तो कर ही लेगा। ठीक है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा बॉल्स है, हमारे पास जो है अच्छा खासा अभी जो है लिमिट पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा बॉल्स, एक्स्ट्रा ओवर्स पड़े हुए हैं, उस केस में हम बैट्समैन ए को भेजने की सोच सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता सेंचुरी बना दे और 0 पे भी आउट हो गया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब मैच अपने पीक पे है, बहुत ही क्रूशियल है स्कोर करना और 40-50 के अराउंड का हमको जो है एवरेज स्कोर चाहिए, फिर जो है बैट्समैन बी को ही भेजा जाना चाहिए है, क्योंकि उस सिचुएशन में बैट्समैन बी जो है ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्मर साबित होगा, वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप इट इज़ क्लियर कि डिस्पर्जन से हम क्या पता लगा सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा है, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। अभी हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट मेजर्स है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजर्स है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो जो ऊपर वाले हमारे मेजर्स हैं, जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, उन्हीं का हम कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं तो वो रिलेटिव मेजर्स बन जाते हैं। एक एक मेजर को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव शब्द का क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फॉर दैट एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। देखिए, क्लास में बच्चों की हाइट और वेट का सैंपल लेना है, तो 5-5 बच्चों का सैंपल लिया गया। हाइट जो है क्या आई बच्चों की, 4 फुट, 4 फुट 8 इंच, 5 फुट, 5 फुट 5 इंच, 6 फुट। वेट क्या आया उन्हीं बच्चों का, 40, 42, 45, 46, 50। वेट केजीज में है और हाइट जो है वो फुट एंड इंचेस में है। अब अगर हम रेंज निकालें, वेरिएशन देखना चाहें, तो मैक्सिमम हाइट आई है किसी बच्चे की 6 और लोएस्ट हाइट आई है 4, तो 6 - 4 दैट इज 2 फुट का फर्क है। और अगर वेट की बात करें तो 50 इज द हाईएस्ट, 40 इज द लोएस्ट, तो 10 kg का डिफरेंस आया है। अब बताया जाए कि वेरिएशन किस में ज़्यादा है, हाइट में वेरिएशन ज़्यादा है या वेट में वेरिएशन ज़्यादा है। अब यहाँ से नंबर वाइज आप कंपेयर करो तो हाइट में 2 फुट का वेरिएशन है, जबकि वेट में 10 किलो का वेरिएशन है। तो यहाँ से देख के हम कह सकते हैं कि वेट में ज़्यादा वेरिएशन है, बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? आप एग्जाम्पल छोड़ो, आप नॉर्मली पूरी दुनिया का केस ले लो। अगर हम नॉर्मली ये बोलें कि लोगों के वेट की क्या रेंज होती है, तो लोगों का वेट तो भाई 20 किलो से लेके, 20 किलो के बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो, 2.5 किलो से लेके 200 किलो, 400 किलो तक लोगों का वजन होता है। इतना वेरिएशन है वेट में। हाइट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत छोटे होते हैं तो अलग बात है, बट धीरे धीरे करके जो है हाइट बढ़ती है। जब समझो स्टेबल हो गई तो लोगों की हाइट 4.5 फुट से लेके 6 फुट तक होती है। 6 फुट से ज़्यादा कोई कोई मिलेगा, 4.5 फुट से कम भी कोई कोई मिलेगा, वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे। ऐसे ही जब अडल्ट हो जाते हैं तो वेट भी थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, वेट भी जो है कहीं ना कहीं 40 to 400 की रेंज में लाए करेगा। अब आप खुद देखो रेंज किसकी ज़्यादा है, वेट की या हाइट की। एक जो 18 साल से प्लस आदमी है या औरत है, जो 18+ एडल्ट है, उनका हाइट 4.5 फुट से 6 फुट की रेंज में होती है। 6 से ऊपर, 4.5 से नीचे बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन वेट की अगर बात करें तो भैया 40 किलो से लेकर 400 किलो तक का वेट हो सकता है एडल्ट्स का। तो यानी कि वेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और हाइट में इतना ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है इन द रियल वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो है क्या हमें दिखने में आ रहा है कि 10 किलो का वेरिएशन वेट में, तो वेट में 10 किलो का वेरिएशन भी कोई वेरिएशन होता है? वेट तो 400-400 किलो तक जा सकता है, तो 10 किलो का वेरिएशन होना वेट में कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन हाइट में अगर 2 फुट का वेरिएशन आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है।
लेकिन इसी चीज़ को हम न्यूमेरिकली कैसे साबित करेंगे? तो हम निकालेंगे रिलेटिव मेजर। जब हम किसी चीज़ का कोएफिशिएंट निकालते हैं तो वो रिलेटिव मेजर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू किया था, ठीक है। अब जो है कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हाइट का आ जाएगा। जो रेंज है उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा हाइट के लिए, अभी हम मेजर कर रहे हैं। सो 2/10 दैट इज 0.2। ऐसे ही वेट का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें, सो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40 दैट इज 10/90 विच इज इक्वल टू 0.11। अब यहां से क्लियरली विजिबल है कि रेंज का कोएफिशिएंट कौन सा वाला ज्यादा है, दिस 0.2, यानी कि वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है, हाइट में वेरिएबिलिटी ज्यादा है इस केस में। जबकि ये जो ऊपर एब्सोल्यूट मेजर था ये हमें दिखा रहा था कि वेट में वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ऊपर वाला एब्सोल्यूट मेजर हमें जो है गलत स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा था। वो क्यों, मैंने एक बार तो आपको क्लियर किया है, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ। देखो वजन जो है 18 प्लस एडल्ट्स का 40 किलो से लेकर 400 किलो तक हो सकता है। तो वेट में अगर एक क्लास में बच्चों के वेट में 10, 12, 20 किलो का भी फर्क आता है ना, तो वो कोई खास फर्क नहीं हुआ। लेकिन हाइट में अगर 2 फुट का फर्क आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फर्क हुआ, क्योंकि हाइट में इतना वेरिएशन दुनिया में देखने को मिलता ही नहीं है भाई। 4.5 फुट से 6 फुट की रेंज में हाइट होती है, 6 से ऊपर 4.5 से नीचे एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये बहुत रेयर केसेस हैं। तो हाइट में अगर 2 फुट का भी वेरिएशन आ रहा है तो मतलब वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो डिस्पर्जन है या जो स्प्रेड है उसको ऐसे ही मेजर नहीं करना है कि सिर्फ वैल्यूज़ देख लो कितनी दूर है या कितनी पास है, कितना फैलाव है। हमेशा एक स्टैंडर्ड लेना होता है, फिर ये देखना होता है कि उस स्टैंडर्ड के आसपास वैल्यूज़ जो है घूम रही हैं या नहीं, उस स्टैंडर्ड के आसपास वैल्यू क्लस्टर कर रही हैं कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में हाइट जो है, हाइट का स्टैंडर्ड हाइट जो है वो 4.5 से लेके 6 फुट की रेंज में होती है, तो 1.5 फुट का ही जो है ऑन एन एवरेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो 2 फुट का डिफरेंस आ गया, तो मतलब कि हाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। 2 फुट का वेरिएशन होना, हाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और ये चीज़ क्लियरली हमें किससे दिख रही है, कोएफिशिएंट से दिख रही है। ये तो कंसेप्चुअल लेवल पे आपको समझाया। अब आप जो है प्रैक्टिकल लेवल पे समझो। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज निकल के आई हैं उनके आसपास से, उनके पास से यूनिट्स नहीं हटेंगे। ये जो हमारी रेंज निकल के आई है 6 फुट माइनस 4 फुट 2 फुट, ये फुट में निकल के आई है, यानी कि यूनिट लगा हुआ है। ये है 50 kg माइनस 40 kg 10 kg, यूनिट लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई भी चीज़ 2 अलग अलग यूनिट्स में दे रखी है तो उसका आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप फुट और केजी का कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई 2 फुट वेरिएशन ज़्यादा हुआ या 10 kg का कंपैरिजन ज़्यादा हुआ, ये तो आप कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ 2 और 10 आपने नंबर तो देख लिए, आप ये भी तो देखो यूनिट अलग अलग है। तो जब तक यूनिट सेम नहीं हो किसी चीज़ का तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे गलत आ रहा था। कोएफिशिएंट निकालने का मतलब होता है कि आप जो है यूनिट को कैंसिल आउट कर देते हो। कैसे कैंसिल आउट कर देते हो, अब ये कोएफिशिएंट ऑफ हाइट निकाला तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, ऊपर भी 2 फुट नीचे भी 10 फुट, तो फुट और फुट भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जब वेट का आपको एफिशिएंट निकालेगा तो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40, तो ऊपर भी 10 kg आया, नीचे भी 90 kg आया, तो ये kg और kg भी कैंसिल हो गया। सो अब आपके पास जो आया वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर जिसके आगे कोई यूनिट्स नहीं लगी होती हैं, और इसीलिए कंपैरिजंस के लिए हमेशा कोएफिशिएंट्स को ही यूज किया जाना चाहिए है, ना कि एब्सोल्यूट मेजर्स को, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या लगा हुआ होता है, यूनिट लगी हुई होती है। दैट इज व्हाई रिलेटिव मेजर इज बेटर देन एब्सोल्यूट मेजर। मैं दोबारा से इस चीज को समराइज कर रही हूं। एब्सोल्यूट मेजर वो होते हैं जिसमें यूनिट साथ में लगी हुई होती है। 2 अलग अलग यूनिट वाली चीज़ का कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, इसीलिए कोएफिशिएंट निकाला जाता है। कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ एक प्योर नंबर होता है, इसीलिए वो कंपैरिजन के काम आता है, और कोएफिशिएंट ही हमको स्टैटिस्टिकली सही तरीके से डाटा शो करता है, सही तरीके से डाटा के या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है।
सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर इज क्लियर. तो जितने भी कोएफिशिएंट्स निकालेंगे वो रिलेटिव मेजर है, और विद यूनिट्स अगर आप कोई चीज निकाल रहे हो तो फिर वो एब्सोल्यूट मेजर कहलाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब हम एक एक करके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टडी करेंगे. सबसे पहले रेंज के बारे में स्टडी करेंगे. रेंज सबसे सिंपलेस्ट है कैलकुलेट करने में, सबसे इजीएस्ट है अंडरस्टैंड करने में. रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या फिर कह लीजिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो ये आपको एक डाटा सेट दे रखा है, एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है. ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 89, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1. सो 89 माइनस 1 दैट इज 88. ये आ गई हमारी रेंज. अब मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स. यस, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, जो आउटलायर्स है, उनका बहुत प्रभाव पड़ता है. देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 20, 23, 33, 40, 50, 52 इसी रेंज में है. 20 to 52 की रेंज में है. तो एक्चुअल में रेंज होनी चाहिए थी 52 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 32. बट हमारी रेंज कितनी आई 88, विच इज एक्सट्रीम, विच इज ह्यूज. और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक एक्सट्रीम वैल्यू इधर थी 89 और एक एक्सट्रीम लोएस्ट वैल्यू इधर थी 1. तो एक एक्सट्रीम हाईएस्ट वैल्यू, एक एक्सट्रीम लोएस्ट वैल्यू, जिसके कारण हमारी रेंज, हमारी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा आई. वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होना खराब होता है. तो यानी कि आउटलायर्स का बहुत प्रभाव पड़ता है रेंज पे, एंड इट इज़ अ ड्रॉबैक. ये एक नेगेटिव चीज़ है. कोएफिशिएंट निकालेंगे रेंज का, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो 89 माइनस 1 दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 89 प्लस 1 दैट इज 90. ये आ गया 0.977. ये आ गई कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. ऐसे ही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं विद फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करते हैं. तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है. सिंपली जो एक्स वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी हैं इसमें देखो, लार्जेस्ट वैल्यू 10 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 6, ये आ गया 4. ये हो गई हमारी रेंज. रेंज ऑफ एज, ये गर्ल्स की एज दे रखी थी यहाँ पे इन ईयर्स. सो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा यहाँ पर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. फिर देखिए क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 3. अब क्या करें, 3 के जो है 40 मल्टीपल लिखे बैठ के, 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 15, फिर 18, ऐसे करके लिखेंगे 40? नहीं. 3 का पहला मल्टीपल 3 खुद, 40 मल्टीपल, सो 40 इंटू 3 120. ये आ गई हाईएस्ट वैल्यू, ये आ गई लोएस्ट वैल्यू. 120 माइनस 3 दैट इज 117 इज द रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो है स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं. ठीक है, आपको जो है रेंज फाइंड आउट करनी है, बट आफ्टर रिमूविंग द आउटलायर्स. जो एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो वैल्यूज हो उनको हटा के बताना है रेंज कितनी है. तो सबसे पहले तो ये जो हमको स्कोर्स दे रखे हैं इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. तो यहाँ पर हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. फिर जो है क्या करना है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ जो है उनको हटा सकें. तो यहाँ पर एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ है 3 और 4, क्योंकि बाकी का स्टार्ट हो रहा है 42, 47, मतलब 40s और 50s की रेंज में है. तो 3 और 4 एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ है. और नंबर्स जो है वो है 42, 47, 51, 55, 57, 63, 69, 74, 74, 75. फिर 75 के आगे 77, 80, 85 ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली एक 97 आ गया. तो ये एक्सट्रीम हाई वैल्यू हो गई. तो ये 3 वैल्यूज आउटलायर्स कहलाएंगी. इन तीनों को हटा दो, बची हुई वैल्यूज का रेंज निकालना है. तो इट वुड बी 75 माइनस 42, दैट वुड बी इक्वल टू 33. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. अब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग किस तरीके से रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी अगेन फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिस्पर्जन का जो भी मेजर हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा डाटा एक्सक्लूसिव होना चाहिए है, इंक्लूसिव नहीं.
जैसे कि मीडियन वगैरह के केस में था कि डाटा हमारा जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, अगर इंक्लूसिव दे रखा होता है तो पहले हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही चीज़ डिस्पर्जन में भी चलेगी, क्योंकि डिस्पर्जन में भी आगे क्वार्टाइल्स वगैरह का इस्तेमाल आएगा। जैसे मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल में कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में वही मीडियन वाले फॉर्मूलाज लगते हैं। तो इसीलिए डिस्पर्जन के केसेस में भी जब भी हम कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे, डाटा शुड बी एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर इंक्लूसिव डाटा दे रखा है 60 to 62, फिर 63 to 65, इस तरीके से एक्सक्लूसिव दे रखा है। तो पहले इसको हम इंक्लूसिव डाटा दे रखा है तो पहले इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इंक्लूसिव, फॉर क्लैरिटी आई शुड राइट, ये इंक्लूसिव डाटा हमको दे रखा है, इसको हम एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करेंगे। सो 60 to 62, 63 to 65, अब ये 63 और 62 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का आधा 0.5, सो 60 माइनस 0.5 दैट इज 59.5, 62 प्लस 0.5 दैट इज 62.5, 63 माइनस 0.5 62.5, 65 प्लस 0.5 दैट इज 65.5। इस तरीके से इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम रेंज निकालेंगे, सिंपली जो हमारा लास्ट क्लास इंटरवल होगा उसकी जो अपर क्लास लिमिट होगी दैट इज 74.5 माइनस जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट है दैट इज 59.5, ये डिफरेंस आया 15 kgs। सॉरी, सो 15 kgs जो है वो हमारी रेंज हुई। रेंज इज विद यूनिट्स, यूनिट्स के साथ है। कोएफिशिएंट प्योर नंबर होगा, सो कोएफिशिएंट निकालने के लिए L minus S that is 74.5 minus 59.5 divided by L plus S that is 74.5 plus 59.5. So 15 divided by 134 which is equal to 0.1119. ये आ गया coefficient of number, इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगा है, this is a pure number. So इस तरीके से continuous distribution में find out करेंगे। Sorry, moving on to next slide. अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट अस टेक 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशंस है, 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। सेट ए में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, और ग्रुप बी में भी उन्हीं सेम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लेकिन इंग्लिश में, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। मैथ्स का सेट ए, इंग्लिश का सेट बी। फिर देखिए जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 25 है, खास बात यही है, मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो 25 में से हैं और इंग्लिश में जो मार्क्स है वो 100 में से हैं, यानी कि स्केल इज डिफरेंट। वहाँ 25 मार्क्स में से जो है स्कोर दिया गया है, इंग्लिश में 100 मार्क्स में से स्कोर दिया गया है, यानी कि मेजरिंग स्केल इज डिफरेंट। अब आप देखिए सेट ए में रेंज कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू 20, लोएस्ट 10, 20 माइनस 10 इज 10। ऐसे ही सेट बी में हाईएस्ट वैल्यू 50, लोएस्ट 30, 50 माइनस 30 इज 20। अगर हम ऐसे देखेंगे तो रेंज किसकी ज़्यादा दिख रही है? इंग्लिश के मार्क्स की रेंज ज़्यादा दिख रही है। लेकिन अब हम कोएफिशिएंट निकाल के देखते हैं। देखिए, सो L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, दिस वुड बी इक्वल टू 0.33। और ऐसे ही नीचे इंग्लिश वाले मार्क्स की कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 30 इक्वल टू 0.25। अब जो है रेंज किसकी ज़्यादा आ रही है? मैथ्स वाले स्कोर की रेंज ज़्यादा आ रही है। रेंज बेटर मेजर है या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज अ बेटर मेजर। ये हमको ज़्यादा ट्रू पिक्चर शो करता है क्योंकि ये रिलेटिव मेजर है, ये एब्सोल्यूट मेजर है। अभी तक मैंने आपको समझाया था कि भाई एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, यूनिट्स लगे हुए होते हैं, तो अलग अलग यूनिट की चीज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे वहाँ यूनिट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे मार्क्स हैं। जो मैथ्स के मार्क्स थे वो 25 में से थे और जो इंग्लिश के मार्क्स थे वो 100 में से थे, इसीलिए इन मार्क्स का कंपैरिजन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर 10 नंबर आए हैं, ठीक है, तो वो 10 नंबर 25 में से आए हैं, दिस इज आउट ऑफ 25। और सेट बी इंग्लिश में यहाँ पे अगर 30 नंबर भी आए हैं तो वो 100 में से आए हैं। अब आप एग्जाम्पल देखो, 25 में से अगर किसी के 20 भी आए हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन 100 में से अगर किसी के 50 भी आए हैं तो वो अच्छा स्कोर नहीं है। और वैसे देखोगे तो 50-20 से ज़्यादा होता है। तो यानी कि क्योंकि स्केल ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है,
इसी वजह से डायरेक्टली रेंज निकाल के कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला गया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमें बेटर पिक्चर दे रहा है कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसमें वेरिएबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किस में रही है? इंग्लिश में। देखो आप 100 में से स्कोर कितना है बच्चों का? 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, तो कंसिस्टेंट है। जबकि यहाँ पर 25 में से किसी के 10 है, 15 है, 18 है, 20 है, तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। अब ये मत बोलना यहाँ तो 10 से 20 में ही घूम रहे हैं और यहाँ पे 30 से 50 में घूम रहे हैं। भाई 100 में से अगर 30 to 50 के बीच में भी स्कोर आया है तो मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट है स्कोर। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा है, नहीं, स्कोर ख़राब है, 50 नंबर 30 नंबर ख़राब है, लेकिन कंसिस्टेंट है, वैल्यूज़ आसपास की हैं। लेकिन 25 में से 10 बहुत कम हो गया, 25 में से 20 बहुत ज़्यादा हो गया, और देखने में भले वो ये लग रहा है कि 10 से 20 के बीच का स्कोर है। सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है दैट इज़ अ प्योर नंबर विदाउट यूनिट्स। यहाँ पर इट इज़ द नंबर विदाउट स्केल। ये 25 में से स्कोर था, ये 100 में से स्कोर था, ये चीज़ यहाँ पे हट गई। नाउ कोएफिशिएंट इट इज़ अ प्योर नंबर, दैट इज़ व्हाई इट इज़ गिविंग अस द रियल एस्टिमेट कि वेरिएशन जो है वो सेट ए में यानी कि मैथ्स के स्कोर में वेरिएशन ज़्यादा रहा है। सो द ग्रेटर डिस्पर्जन और वेरिएशन इज इन सेट ए. Marks of students in English are more stable than their marks in mathematics. तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि मार्क्स ज़्यादा अच्छे किस में है, हमें बस इससे ये पता चलता है डिस्पर्जन से कंसिस्टेंसी किस में है, रिलायबिलिटी किस में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ रेंज इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वाई नॉन नेगेटिव? इसलिए नॉन नेगेटिव है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। लार्जेस्ट वैल्यू, आप बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो आंसर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। सो इसीलिए द वैल्यू ऑफ रेंज इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ द रेंज इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ द गिवन सेट ऑफ डाटा वैल्यूज आर ऑल इक्वल टू ईच अदर। एग्जाम्पल समझेंगे हर प्रॉपर्टी को। आपको एक डाटा सेट दे रखा है, 10 में से बच्चों के स्कोर कितने आए हैं उसका डाटा सेट दे रखा है। तो बच्चों का स्कोर है 6, 6, 6, 6, 6, ठीक है, ये स्कोर है। तो हाईएस्ट वैल्यू भी 6, लोएस्ट वैल्यू भी 6, 6 माइनस 6 कितना हुआ? 0। इस केस में रेंज कितना हुआ? 0। सो वैल्यू ऑफ रेंज 0 कब होगी? ठीक है, जब सारी की सारी डाटा वैल्यूज इक्वल होंगी। ये देखिए, ठीक है, अगर सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है तो किसी भी केस में रेंज 0 नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल 6, अगर एक भी वैल्यू 7 है, एक भी वैल्यू एक नंबर का भी डिफरेंस रखती है तो 7 माइनस 6 रेंज कितनी होगी? 1। मैं बोलूँ चलो इसके आगे और भी जो है नंबर्स दे रखे हैं तो 7, तो अगेन 7 माइनस 6 1। मैं बोलूँ और भी नंबर दे रखे हैं 8, 8 माइनस 6 अगेन 1। सो बेसिकली अगर रेंज नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, मतलब जीरो नहीं आ रहा, उसके अलावा 1 2 3 4 कुछ भी आ रही है रेंज की वैल्यू, तो इसका मतलब है डाटा सेट की सारी वैल्यूज इक्वल टू ईच अदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब इक्वल होंगी सारी वैल्यूज तभी रेंज 0 आ सकती है। अगर एक भी वैल्यू अलग है तो उस केस में रेंज 0 नहीं आएगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्यों यहाँ स्पेशली लिखी है और मैं हर तरीके से स्टेटमेंट को लिख के आप लोगों को सिखाने और समझाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए एग्जाम में कई बार दिमाग इतना चलता नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और एग्जाम में प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वेश्चन बहुत आता है। आपसे पूछ लिया जाए कि फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सो आप खुद से भी इस तरीके के एग्जाम्पल लेके प्रूव करके देख सकते हैं वहाँ पे। सो स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में आ सकती है, इंटरप्रेट सही तरीके से करना आना चाहिए है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन चेंज होने का मतलब क्या है कि आप कंसिस्टेंट नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। इंडिपेंडेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड। अगेन एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से मैंने लिया 2 4 6 8। यहाँ पे रेंज क्या होगी? यहाँ पे रेंज होगी 8 माइनस 2 दैट इज 6। अब चेंज इन ओरिजिन की बात हो रही है तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो या लेस कर दो। तो मैं ऐड कर दे रही हूँ 1, सब में 1 ऐड कर दे रही हूँ। सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। अब हम रेंज निकालें तो कितनी आएगी? 9 माइनस 3 दैट इज 6। रेंज सेम रही। यानी कि अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर
डाटा सेट के सारे आइटम्स में ऐड कर दें या लेस कर दें तो भी हमारी रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज उतनी की उतनी ही आएगी. रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन. फिर देखिए, द वैल्यू ऑफ रेंज इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन स्केल. चेंज इन स्केल का प्रभाव पड़ेगा. चेंज इन स्केल करके देखते हैं. चलो, सो 2 4 6 8 रेंज है अपनी 8 - 2 दैट इज 6. अब चेंज इन स्केल की बात हो रही है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मैं एक एक केस लेके दिखा रही हूँ. मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो. सो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स से मल्टीप्लाइंग बाय 2. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12 एंड 8 2 ज़ा 16. अब देखते हैं हमारी रेंज कितनी आई है. 16 - 4 दैट इज 12. यानी कि जो रेंज है वो भी देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गई. पुरानी रेंज कितनी थी 6. जब हमने डाटा सेट के सारे आइटम्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नई रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी पुरानी रेंज थी उसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नई रेंज आ जाएगी. रेंज की वैल्यू चेंज हुई है यहाँ पर. वो 6 की 6 नहीं है, वो 12 हो गई है. यानी कि स्केल अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम डाटा सेट की सारी वैल्यूज को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारी रेंज की वैल्यू चेंज होगी. और कितनी चेंज होगी, आपने जिस कांस्टेंट नंबर से डाटा सेट के सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था उसी से आप पुरानी रेंज को भी मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नई रेंज आ जाएगी. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेंज इज नॉट बेस्ड ऑन एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये रेंज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. रेंज की खासियत ये सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे आसान है. बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये सारे आइटम्स पर, सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड ही नहीं है. इसीलिए ये सबसे अनरिलायबल मेजर है. इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड. केवल लार्जेस्ट वैल्यू ले ली और स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली तो क्या हमें वेरिएशन का पता चल जाता है? नहीं. सो इससे बेटर मेजर्स भी है जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ओनली 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. इसी की वजह से ये बहुत ही अनरिलायबल मेजर है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज को कंसिडर करके नहीं निकाला जाता. सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज के बेसिस पे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम के बेसिस पे निकाला जाता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी टॉपिक में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और अगर आप कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में, जैसे मैं ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके उसको प्रूव करती हूँ, आराम से कोई भी इंडिविजुअल सीरीज में 4 नंबर लो और उसके ऊपर जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करो, आंसर आपके सामने होगा. क्योंकि प्रॉपर्टीज हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं. देन द रेंज इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. आउटलायर्स का प्रभाव पड़ता है. बिल्कुल, ये मैंने पहले भी आपको बोला था. फॉर एग्जाम्पल ये है 1, बच्चों का स्कोर है 100 में से बच्चों का स्कोर जो है उसका सैंपल लिया गया है. सो स्कोर है 40, 45, 50, 58, 65, 79, 88, सॉरी नॉट 88, 100. ठीक है. अब जो है 100 में से एक बच्चा ऐसा था क्लास में जिसके 100 में से 100 आए हैं, एक बच्चा ऐसा था जिसके 100 में से 1 नंबर आए हैं. यहाँ रेंज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 100 - 1 दैट इज 99. क्या ये करेक्ट रेंज है? नहीं. ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 40 to 80 के बीच में, 40, 45, 50, 58, 65, 79, ज़्यादातर बच्चों की तो जो है 40 to 80 के बीच में मार्क्स है. हमारी रेंज आ रही है सीधे जो है 99, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा क्लास में होगा जिसका फुल स्कोर आया हो, कोई ना कोई होगा जिसका 1 नंबर या 0 नंबर भी हो सकता है आया हो. तो ये आउटलायर्स हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इनका इफेक्ट हमारी रेंज पे पड़ता है. ये रेंज का ड्रॉबैक है. यही अगर हम 79 - 40 करते हैं तो हमारी रेंज की वैल्यू कितनी आती? 79 और 40 का अगर हम डिफरेंस लेते तो ये आता 39. ये एक्चुअल रेंज होती. नेक्स्ट, रेंज इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग. बिल्कुल. अच्छा, हमने जो है क्लास में बच्चों का सैंपल लेना था, वही सेम हम लोग जो है सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 में से बच्चों का स्कोर कितना आया. तो एक सैंपल हमारे पास ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों का सैंपल हमने ये लिया था. 8 और बच्चों का सैंपल ले लेते हैं. ठीक है. अब हम 8 और बच्चों का सैंपल लेते हैं तो उनका स्कोर आ रहा है लेट्स से 35, 45, 52, 63, 78, 1 2 3 4 5 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए 79, 82, 1 2 3
4 5 6 7 85 8 बच्चों का स्कोर ये हो गया। अब हमारी रेंज कितनी आएगी 85 माइनस 35, तो ये रेंज कितनी आ रही है 50। ठीक है, ये दिखा रहा है फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। सेम क्लास है, सेम बच्चे हैं, टेस्ट हुआ, 100 में से मार्क्स दिए गए, हमने पहले 8 बच्चों का जो है स्कोर लिया, फिर हमने और 8 बच्चों का स्कोर लिया, 2 अलग अलग सैंपल लिए एक ही क्लास में एक ही टेस्ट के स्कोर के। रेंज आई एक बार 99, एक बार रेंज आ रही है 50। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि रेंज के ऊपर सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और वो इसलिए क्योंकि सैम्पलिंग सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स पर बेस्ड है, 2 नंबर्स पर आधारित है, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। और उन 2 नंबर्स का चेंज होना जब हम अलग अलग सैंपल लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। द रेंज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई थी इस तरीके की होती है, पहले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट नहीं पता है इस तरीके से, और आखिरी वाले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट नहीं पता है, तो इन्हीं दोनों को तो माइनस करके रेंज निकाली जाती है। ये दोनों चीज़ें पता ही नहीं होगी तो रेंज कैसे निकालेंगे। सो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेंज कैलकुलेट नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने कंबाइंड मीन निकाला था, तो अगर 2 अलग अलग सीरीज का भी हमारे पास मीन हो तो हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, बट इस तरीके की पॉसिबिलिटीज रेंज में नहीं है। सो रेंज इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। एंड एट लास्ट, इरेजिंग ऑल दिस, लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताती हूँ मैं आप लोगों को। रेंज इज यूजफुल टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल कैसे बनाए जा सकते हैं रेंज से? अब आप देखो, आपने जो है डाटा कलेक्ट किया और डाटा में बहुत सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल का यू हैव कलेक्टेड डाटा। अब उस हंड्रेड्स ऑफ पीपल का जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, लेट्स से क्लास में जो है 90 स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम लिया गया, उसमें 100 में से उनको स्कोर मिला है, उसी चीज़ का आपने डाटा कलेक्ट किया है। तो स्कोर की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, किसी बच्चे का 0 भी है स्कोर और किसी बच्चे का स्कोर जो है 100 आउट ऑफ 100 भी है। ठीक है, बीच में आपने जो है बहुत सारे बच्चों का सैंपल लिया, लेट्स से 90 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया। तो अब इस केस में क्या करें, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो क्लास इंटरवल कैसे डिफाइन करें? सो 0 to 100, ठीक है, 0 इज द लोएस्ट स्कोर, 100 इज द हाईएस्ट स्कोर। रेंज आ गई 100 माइनस 0 दैट इज 100। अब आप बस ये डिसाइड कर लो आपको कितनी क्लासेस चाहिए, कितने क्लास इंटरवल चाहिए। लेट्स से आपने कहा हमको 10 क्लास इंटरवल चाहिए, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 10। अगर आपको 5 क्लास इंटरवल बनाने थे तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ गया 20। और ये 10 और 20 क्या शो कर रहे हैं, ये क्लास विड्थ निकल के आई है। अगर आपको 10 क्लास इंटरवल चाहिए थे तो आपने रेंज को 10 से डिवाइड कर दिया, ये 10 आया, मतलब अब आपको 10-10 का गैप लेके क्लास इंटरवल बनाने हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से 10 क्लास इंटरवल बनेंगे अप टू 100। अगर आपने कहा नहीं मेरे को तो 5 ही क्लास इंटरवल चाहिए हैं, ठीक है, सो 100/5 कितना आया 20, यानी कि अब आपकी क्लास विड्थ, आपका क्लास इंटरवल 20 का होना चाहिए। तब आप बनाते ऐसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये आपके 5 क्लास इंटरवल बन गए। सो इस तरीके से रेंज इज यूजफुल टू फाइंड द क्लास इंटरवल। जो रेंज है सिंपली आप वो निकाल लीजिए, आपको कितने क्लास इंटरवल बनाने हैं, 5 बनाने, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, जो नंबर आया 20 उतना गैप लेना है आपको, उतनी क्लास विड्थ लेनी है, तो आपके 5 क्लास इंटरवल बन जाएंगे। अगर आपको 10 क्लास इंटरवल चाहिए थे तो आपने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 आया, तो मतलब अब 10-10 का गैप लेना है, 10-10 की क्लास विड्थ रखनी है। इस तरीके से क्लास इंटरवल फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो रेंज जो हमने पढ़ा इजीएस्ट मेजर है, सिंपलेस्ट मेजर है, बट इट
इज़ नॉट टू बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। ज़्यादातर सिचुएशंस में जब हमें डिस्पर्जन के मेजर्स यूज़ करने होते हैं तो रेंज को उसके जो हमने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं अभी प्रॉपर्टीज़ में, उन्हीं ड्रॉबैक्स के कारण हम रेंज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन 2 ऑब्जर्वेशंस एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग ऑल्सो। तो एक नहीं, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली अनरिलायबल एस्टिमेटर। इसीलिए जो है बाकी के जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। थैंक यू।